गेमिंग की दुनिया में ना अक्सर हम लोग स्पेसिफिकेशंस और नंबर्स के जाल में फंस जाते हैं ना। बिल्कुल। कोर अल्ट्रा 9, RTX 5090, टेराबाइट SSD, मतलब ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, पर असल में इन सब का मतलब क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। सही बात है। और आज का मकसद सिर्फ इन तकनीकी शब्दों को आसान बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अलग अलग तरह के प्लेयर्स के लिए कौन सी मशीन सबसे अच्छी है। हाँ, मतलब कोई प्रो गेमर हो या कोई ऐसा जिसे काम और गेमिंग दोनों के लिए एक ही डिवाइस चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी पर एक गहरी नजर डालते हैं। गेमिंग मशीनों की दो मुख्य कैटेगरीज हैं। एक तरफ है शक्तिशाली डेस्कटॉप टावर्स और दूसरी तरफ है कहीं भी ले जाने वाले पोर्टेबल लैपटॉप्स। देखते हैं कि नवंबर 2025 में हमारे लिए क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो डेस्कटॉप का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ओमेन सीरीज का। हाँ, उसे देखते ही एक प्रो लेवल वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। और ओमेन डेस्कटॉप्स को जो चीज खास बनाती है वो सिर्फ पावर नहीं है। ओमेन 45L मॉडल को ही ले लीजिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कूलिंग सिस्टम। ओमेन क्रायो चेम्बर है ना? हाँ, ओमेन क्रायो चैम्बर। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये क्रायो चेम्बर क्या है? मतलब सुनने में तो बड़ा हाईटेक सा लगता है भी। इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर के दिमाग यानी प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए एक पर्सनल एसी की तरह है। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम केस के बाहर से ताजी ठंडी हवा खींचकर सीधे प्रोसेसर के लिक्विड कूलर तक पहुंचाता है। मतलब ये केस के अंदर की गर्म हवा यूज ही नहीं करता? बिल्कुल नहीं। इससे मशीन ज्यादा देर तक बिना गर्म हुए तेजी से काम करती है, और कहा गया है कि इससे प्रोसेसर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। वाह, 6 डिग्री! गेमिंग में तो ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। बहुत बड़ा। और मैंने सुना है कि इसे अपग्रेड करना भी बहुत आसान है। बिल्कुल, इसमें टूललेस अपग्रेडेबिलिटी है। जिसका मतलब है कि इसे खोलने और नए पार्ट्स लगाने के लिए कोई औजार, पेचकस वगैरह नहीं चाहिए। सही समझे। साथ ही ओमेन गेमिंग हब नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन का कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर है। मतलब उससे मैं पंखे की स्पीड से लेकर RGB लाइटिंग तक सब कुछ बदल सकता हूँ। सब कुछ अपनी पसंद के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि स्मार्ट और संभालने में आसान भी है। एग्जैक्टली। पर इस पावर की कीमत क्या है और इससे किस तरह का गेमिंग अनुभव मिलता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जो टॉप मॉडल है लगभग 4,60,000 का। हाँ, जिसमें कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर और RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड है, वो उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई समझौता नहीं करना। 4K गेमिंग और प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग के लिए है ना? बिल्कुल। फिर बीच की रेंज में लगभग 2 से 3.5 लाख तक के मॉडल्स हैं, जिनमें RTX 5080 या 5070 Ti कार्ड्स हैं, जो भी एक जबरदस्त गेमिंग अनुभव देते होंगे। हाँ, और लगभग 1,30,000 से 1,80,000 की रेंज है RTX 560 वाले मॉडल्स हैं। जो सीरियस गेमिंग की दुनिया में एक शानदार शुरुआत हो सकती है। समझ गई। लेकिन अगर किसी को इतनी हाईटेक मशीन नहीं चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जो गेमिंग के साथ साथ रोजमर्रा के काम भी आसानी से कर सके, उसके लिए विक्टस डेस्कटॉप सीरीज एक बेहतरीन विकल्प है। अच्छा, विक्टस। हाँ, उसका मोटो ही है वर्क हार्ड प्ले इजी। ये परफॉर्मेंस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के बीच एक सही संतुलन बनाता है। तो इसमें स्पेक्स कैसे मिलते हैं? इसमें Intel i7 और Ryzen 7 जैसे शक्तिशाली प्रोसेसर्स हैं, और RTX 560 जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स भी हैं, जो शानदार गेमिंग अनुभव के लिए काफी हैं। बिल्कुल। और साथ ही इसमें 9 USB पोर्ट्स जैसी प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। इसकी कीमत लगभग 85,000 से शुरू होकर 1,35,000 के बीच है। तो ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर मशीन बन जाती है। सही कहा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो चलते फिरते गेमिंग करना पसंद करते हैं। लैपटॉप्स की दुनिया में क्या हो रहा है? शुरुआत ओमेन सीरीज से ही करते हैं। लैपटॉप्स में ओमेन मैक्स 16 मॉडल AI की पावर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। AI गेमिंग में? हाँ, इसमें ओमेन AI है जो गेम की परफॉर्मेंस को अपने आप बेहतर बनाता है। मतलब मशीन खुद ही सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लेती है? बिल्कुल। और इसका प्रोसेसर भी खास AI वाले कामों के लिए बनाया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ हो जाती है। और इसके अलावा क्या खास है? डिस्प्ले कैसा है इसका? इसमें एक बेहतरीन डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज है। 240 हर्ट्ज? मतलब विजुअल्स एकदम मक्खन की तरह स्मूथ दिखते होंगे। हाँ, और कूलिंग के लिए टेम्पेस्ट कूलिंग प्रो टेक्नोलॉजी है, जिसमें खुद को साफ करने वाला पंखा भी लगा है। ये तो कमाल है। और हाँ, कस्टमाइज की जा सकने वाली RGB लाइटिंग तो है ही। तो इसमें क्या क्या विकल्प और कीमतें हैं? ओमेन लैपटॉप्स की रेंज लगभग
1,30,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक जाती है। RTX 5070 ग्राफिक्स वाले मॉडल्स उन मोबाइल गेमर्स के लिए है जिन्हें हाई फ्रेम रेट्स चाहिए। और जो दूसरे मॉडल्स हैं? वहीं RTX 5060 और 5050 वाले मॉडल्स कीमत और परफॉर्मेंस का एक अच्छा संतुलन देते हैं, जो ज्यादातर नए गेम्स को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो ओमेन लैपटॉप्स हार्डकोर मोबाइल गेमर्स के लिए हैं, पर विक्टस लैपटॉप्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी इतने ही दमदार हैं? विक्टस लैपटॉप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपग्रेड है जो अभी सीरियस गेमिंग में कदम रख रहे हैं। अच्छा, एक तरह से एंट्री पॉइंट। हाँ, कह सकते हैं। इसमें 144 हर्ट्ज की अच्छी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर्स और सबसे जरूरी बात, क्या? रैम और SSD को बाद में बढ़ाने का विकल्प मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी फीचर है। बिल्कुल। इसकी कीमत लगभग 1,08,000 से 1,21,000 के बीच है, जो इसे मिड रेंज में एक बहुत मजबूत दावेदार बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब है, अगर इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समझना हो तो? इसे एक आसान फैसले के तौर पर देख सकते हैं। बताइए। देखिए, अगर किसी को बेजोड़ पावर चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी, बजट की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो ओमेन डेस्कटॉप, खासकर 45L मॉडल। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन। हाँ, और अगर गेमिंग और काम दोनों के लिए एक बेहतरीन डेस्कटॉप चाहिए तो विक्टस डेस्कटॉप। और लैपटॉप्स में? सफर में टॉप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के साथ तो ओमेन लैपटॉप। और अगर एक किफायती और अपग्रेड किए जा सकने वाले गेमिंग लैपटॉप से शुरुआत करनी है तो विक्टस लैपटॉप एक शानदार विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि खेलने वाले की जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल, क्या वो एक प्रोफेशनल गेमर है या बस शौकिया तौर पर खेलता है, या फिर उसे एक ही मशीन में सब कुछ चाहिए। सही। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अब खिलाड़ी को सिर्फ गेम के अंदर ही नहीं बल्कि अपनी मशीन पर भी कितना कंट्रोल दिया जा रहा है, जैसे ओमेन गेमिंग हब के जरिए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे मशीनें AI के साथ और स्मार्ट होती जाएंगी, क्या गेमिंग में अगला बड़ा स्किल सिर्फ गेम खेलना ही होगा, या फिर उस हार्डवेयर में महारत हासिल करना भी होगा जिस पर वो गेम चलता है? एग्जैक्टली। सोचने वाली बात है ना?